Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal. Today we will discuss Kyoto Protocol. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आज क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो यूनिट है हमारी, उसमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस गिवन हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल को डिस्कस करने से पहले इसकी स्टोरी मैं बताना चाहूँगी आपको कि क्या है ये। देखिए, रियो अर्थ समिट हुआ था डी जनेरियो में 1992 में। 1992 में इस अर्थ समिट में काफ़ी चीज़ें डिसाइड की गई इन्वायरमेंट को लेकर, और ये बनाया गया कि जो COP है मीन्स की कॉपरेशन ऑफ पार्टीज़ या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की कुछ पार्टीज़ जो हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो मिलेंगे और आपस में इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे डिस्कस किया करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में आया। 1997 में आया, लेकिन इफ़ेक्ट में आया ये 16 Feb 2005 में। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसे। 1997 में ये प्रोटोकॉल अग्रीमेंट हुआ, लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट है ये, लेकिन इफ़ेक्ट में इसको आने में लग गए काफ़ी साल। 2005 में ये इफ़ेक्ट में आया। क्या है, आपने जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके लिए कीवर्ड है आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को ध्यान में रखना है। तो एक एक जब कीवर्ड माइंड में आप रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे प्रोटोकॉल में, पूरे अग्रीमेंट में क्या बात की गई है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है अग्रीमेंट। ठीक है, आपको भी मैंने बताया प्रोटोकॉल का मीनिंग है अग्रीमेंट। प्रोटोकॉल मीन्स कि एक अग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पे जो वो पार्टीज़ हैं वो है कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि वो हर साल मिलेंगे। रियो अर्थ समिट के बाद ये डिसाइड किया गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP डिसाइड किए गए कि वो एक साथ मिलेंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था कि रिड्यूस करें, उस पर रोक लगाएं। The Kyoto Protocol is an international agreement that aims to reduce carbon dioxide emissions and the presence of greenhouse gases in the atmosphere. The essential tenet of Kyoto Protocol was that industrialization needed to lessen the amount of the CO2 emission. देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है डेवलप्ड नेशंस के थ्रू, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है लास्ट 150 ईयर्स में, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया है डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान किया है। तो डेवलप्ड नेशंस की ज़्यादा एक ड्यूटी लगाई गई जिससे कि वो ज़्यादा बाउंड हो कि वो CO2 एमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस पर रोक लगाएं। तो जो डेवलपिंग नेशंस थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फिक्स की गई। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल में हमने देखा कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न था कि कंट्रीज़ ने कोऑपरेट नहीं किया। सबसे पहला तो रीज़न था कि यूएसए ने इसके लिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। यूएसए इसका मेंबर नहीं था, उस अग्रीमेंट के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया। और जिन डेवलप कंट्रीज़ ने किया भी तो ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। तो ओवरऑल अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो इट्स अ नॉन सक्सेसफुल अग्रीमेंट। ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट जो सक्सेसफुल नहीं रहा। द प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो। जो इसका नाम है उसी के नाम पर इसे जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की गई थी COP, तो थर्ड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ थी वो क्योटो जापान में रखी गई थी। उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो विच इज़ इन द सिटी ऑफ जापान in 1997 when the greenhouse gases were rapidly threatening our climate, life on the earth and the planet. ठीक है, अब एक थ्रेट बन चुका था, लोगों को समझना आने लग गया था कि प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे हम। तो डेवलप्ड नेशंस ने जो तरक्की के नाम पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। और क्या कीवर्ड आपको माइंड में रखना है? ग्रीन हाउस। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए क्या आपको कीवर्ड माइंड में रखना है? ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के लिए। ठीक है, द क्योटो प्रोटोकॉल मैंडेटेड दैट
Industrialized nation cut their greenhouse gases emission at a time when the threat of global warming was growing rapidly. अब इंडस्ट्रियलाइज नेशन, डेवलप्ड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फिक्स की गई। यही रीज़न था जो यूएसए ने इसके लिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। डेवलप्ड नेशन है अभी भी, तो यूएसए के लिए था कि मैं उस वक्त जॉर्ज बुश वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो उनके लिए उनके माइंड में क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इशू ऐसे कंसेप्ट्स नहीं थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग या जो इन्वायरमेंट को हम नुकसान कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आगे हम फ्यूचर में फेस करेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए अग्री नहीं किया। अब इसकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें, साइन किया गया था इसे 11 दिसंबर 1997 में। कहाँ किया गया था? क्योटो, जापान में। इफ़ेक्ट में आया 16 फरवरी 2005 से, ठीक है। और एक्सपायर हो गई थी कुछ कंट्री, 2 फेज़ में आया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। फर्स्ट फेज़ में आपका ये टाइम पीरियड था 2005 से 2012 तक, और सेकेंड फेज़ था आपका 2012 से 2020 तक, ठीक है, जिसमें 2012 में कनाडा ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 2012 में जो विड्रॉ कर लिया था, कनाडा ऑल्सो विड्रॉ इन 2012। यूएसए ने ज्वाइन ही नहीं किया कभी, यूएसए नेवर ज्वाइंड इट, एंड कनाडा ऑल्सो विड्रॉ इन 2012, ठीक है। तो यही एक रीज़न था इस प्रोटोकॉल के सक्सेसफुल ना होने का, क्योंकि कंट्रीज कॉपरेट नहीं कर रहे थे। इट्स अ इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट इन विच डेवलप्ड कंट्रीज collectively has to decrease their greenhouse gases emissions by at least 5.2%। आपको एक फैक्ट और माइंड में रखना है कि दैट इज़ 5.2% ऑन एन एवरेज। हर कंट्री के लिए अलग अलग जो परसेंटेज थी वो फिक्स थी। ऑन एन एवरेज बात करें, विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरी कंट्री, तो बाय एटलीस्ट 5.2% दे हैव टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, ओके। और अब बेस किसको बनाया गया? 1990 लेवल को। द क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसे इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये बेस है इसका। इसको बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के वक्त, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस के लिए था, और क्योटो में बनाया गया था जापान में 1997 में, 2005 में इफेक्ट में आया। 2 फेज़ में बना ये। फर्स्ट फेज़ में बना आपका 2005 से 12 तक, उसके बाद 12 से 20 तक, 2020 तक, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 12 में कनाडा ने रिमूव कर दिया, यूएसए नेवर ज्वाइंड इट। तो 2 फेज़ हैं इसके, और एक प्रिंसिपल पे काम करता था क्योटो प्रोटोकॉल। दैट प्रिंसिपल इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योटो प्रोटोकॉल में सभी नेशंस को बताया गया जिन्होंने इसमें अग्री किया कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को रोकना है, कम करना है, लेकिन अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे आर लेस रिस्पॉन्सिबल। उनकी इच्छा है वो ये कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इसे नुकसान ज़्यादा डेवलप्ड नेशन ने पहुंचाया है। अब हमें 3 मैकेनिज्म समझने हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने जो ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस थी। सभी ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ 6 ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्लूड किया गया इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज़ें इंक्लूड की गई, 6 गैसेस इंक्लूड की गई। CO2, CH4, N2O, HFC, PFC and SF6, these 6 gases are involved, क्लियर। अब 3 मैकेनिज्म पर ये काम करता है। जो 3 मैकेनिज्म है, फर्स्ट मैकेनिज्म है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग की गई यहाँ पर। कार्बन ट्रेडिंग को हम समझने के लिए इजी कर लेते हैं कि जैसे गुड्स की ट्रेडिंग होती है, सेम कार्बन ट्रेडिंग है आपकी। कार्बन ट्रेडिंग में क्या था? कार्बन ट्रेडिंग में कि मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के लिए लिमिट डिसाइड की गई, वो लिमिट है 200 कि 200 कार्बन पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं, उस लिमिट के अंदर ही आपने अपना प्रोडक्शन और सब कुछ करना है। तो ब्रिटेन और जापान, ब्रिटेन ने 210
तक यूज़ किया और जापान ने 190 तक का यूज़ किया। तो जापान ने +10 पॉइंट्स सेव कर लिए, पर ब्रिटेन बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर पाया। नाउ अब प्रॉब्लम अराइज ये हो गई कि पेनल्टी लगेगी, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा एज अ कंट्री कि आपको कार्बन ट्रेडिंग अगर आप कर सकते हैं कि जिसने पॉइंट सेव किए हैं वो एलिजिबल है अपने पॉइंट को सोल्ड करने के लिए, और जिसने पॉइंट ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं वो एलिजिबल है उन पॉइंट्स को बाय करने के लिए। तो जापान ने 10 पॉइंट्स सोल्ड कर दिए ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ने 10 पॉइंट्स बाय कर लिए जापान से। तो अब जापान ने भी आगे जाके देखा कि वो एलिजिबल है, तो वो क्यों ना आगे जाके और सेविंग करे, और ब्रिटेन ने भी देखा कि बार बार परचेज़ करने से अच्छा मैं अपनी जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उस पर काम करूं और जितना हो सकता है इनको कम यूज़ करूं। तो ओवरऑल कार्बन ट्रेडिंग की हेल्प से भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को रिड्यूस किया गया, क्योंकि जब आप पॉइंट्स को सोल्ड और बाय करेंगे कार्बन पॉइंट्स को, तो उन्हें कह दिया गया कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म था आपका कार्बन ट्रेडिंग। सेकेंड मैकेनिज्म था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विच इज़ कॉल्ड CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था कि उसमें कार्बन ट्रेडिंग की ज़रूरत ही ना लगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जाएं कि आप अपनी ही कंट्री में अपना क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, या तो सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोगों को बता रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस पर रिड्यूस होने के लिए खुद से ही काम कर रही हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इस पर काम कर रहा था कि आपको कार्बन ट्रेडिंग की ज़रूरत ना लगे कि आपको पॉइंट्स बाय और सेल करने पड़े, आप खुद से ही ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हों। थर्ड था आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ नोन एज GI। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशंस में क्या था? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि जॉइंटली कंट्रीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, खुद से अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ किया, इनिशिएटिव्स दिए और चीज़ों को यूज़ करने के लिए काम किया। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल के 3 मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज़ कार्बन ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज़ CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड थर्ड वन इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स जो फिक्स होते हैं ये फिक्स होते हैं UNEP के थ्रू। ये कौन फिक्स करेगा कि कितना आपको कितनी लिमिट कौन फिक्स करेगा? दैट इज़ फिक्स बाय UNEP। UNEP मीन्स UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर आपको मे बी पता हो नैरोबी में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इज़ नैरोबी, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी होस्ट जो किया जाता है इसी थीम के अंडर। इस बार ऑर्गेनाइज़ किया था कोलंबिया और जर्मनी ने, और थीम थी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी आपको नोटिस करना है कि जितनी भी थीम्स होंगी वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती जुलती होंगी। टाइम फॉर नेचर, और इस्टेब्लिश हुआ था 5 जून 1972 को। इसी दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये एक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या और क्या क्या चैलेंजेस इसको फेस करने थे। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई प्रोटोकॉल एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट बना रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है तो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट भी करें। क्योंकि USA ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था सेकेंड फेज़ में, तो इतना सक्सेसफुल ये नहीं रहा। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव किस लिए था? जिसमें आपका जो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर काम किया गया। क्लियर? तो कुछ कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, उन्होंने कार्बन पॉइंट्स भी एक लिमिट फिक्स कर दी गई, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, बट ओवरऑल दिस प्रोग्राम इज़ नॉट रियली सक्सेसफुल, क्योंकि USA नेवर जॉइंड इट, कैनेडा ऑल्सो विड्रॉ इट। तो 2 फेसेस भी इसमें काम करते हैं, 3 मैकेनिज्म पर इसने काम किया। 5.2% आपको याद रखनी है कि 5.2% एक एवरेज डिसाइड कर दिया गया था कि इतना आपको रिड्यूस करना है। हर कंट्री का अलग था, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग पॉइंट्स फिक्स थे। ओवरऑल एवरेज 5.2% आपको यूज़ करना था। ठीक है, और फिक्स कौन कर रहा है? UNEP, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बताया कि नैरोबी में है, और 5 जून 1972 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। और रियो अर्थ समिट आपको याद रखना है कि रियो डी जनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ उसके बाद जाकर, ठीक है, रियो अर्थ समिट में इसकी एक तरीके से नींव रखी गई। रियो अर्थ समिट में इसे डिसाइड किया गया था, और रियो अर्थ समिट के बाद जो COP हमने डिस्कस किया अभी,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसमें थर्ड, जब आपकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी बर्लिन में, सेकंड मीटिंग हुई थी जेनेवा में, थर्ड मीटिंग हुई थी आपकी जो क्योटो जापान में, उसके बाद जाके इसे फिक्स कर दिया गया क्योटो के नाम से, जो सिटी है जापान में। ठीक है, तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।